हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध काल की शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा केंद्र, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, स्त्री शिक्षा सबके बारे में जानेंगे, जो कि सीटेट, यूपीटेट, एसटेट और नॉर्मल जीके के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं बौद्ध धर्म में या बौद्ध काल में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। बौद्धकालीन शिक्षा में, इससे पिछली वीडियो में हमने वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जाना, क्योंकि बौद्ध काल की शिक्षा से पहले हमारे देश में वैदिक कालीन शिक्षा का प्रचलन था। उसकी नींव कमज़ोर पड़ने पर बौद्धकालीन शिक्षा का उद्भव हुआ। वैदिक कालीन इतिहास में कर्मकांड की अधिकता, पुरोहितवाद, शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार, शूद्रों तथा नारी शिक्षा की उपेक्षा आदि के फलस्वरूप विरोध प्रारंभ हुआ। ईसा पूर्व 563 में भारत की इस पुण्य भूमि पर महात्मा गौतम बुद्ध ईसा पूर्व 563 से ईसा पूर्व 483 का अवतरण हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 600 ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक के काल को बौद्ध काल की संज्ञा दी जाती है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी तक के काल को बौद्ध काल की संज्ञा दी जाती है। समय के साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो संकीर्णता आ गई थी, उसने ही एक नई शिक्षा प्रणाली का द्वार खोला, जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या उद्देश्य थे। तो बौद्धकालीन शिक्षा में संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार, जीविकोपार्जन, नैतिक चरित्र निर्माण व व्यक्तित्व विकास, निर्वाण की प्राप्ति बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें अष्टांगिक मार्ग को अपनाने पर जोर दिया जाता था, जिसके अंतर्गत आते थे सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अगर कोई व्यक्ति इन 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में पूरी तरह से जान लेता है और इन्हें फॉलो करता है, तो वह निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है बौद्ध धर्म के शिक्षा के अनुसार। ठीक है। शिक्षा व्यवस्था में अब हम इसकी शिक्षा व्यवस्था देखते हैं। विनय पिटक, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, विनय पिटक के अनुसार प्रव्रज्या संस्कार में छात्र अपने सिर मुड़वाकर नए पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े भिक्षु, उपाध्याय या उपाध्याय के चरणों में अपना माथा टेक कर शरण त्रयी लेता था। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, बच्चे सिर मुड़वा कर और पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े उपाध्याय के चरणों में सर टेक कर शरण त्रयी लेता था। तो जो शरण त्रयी लेता था उसे प्रव्रज्या संस्कार कहते थे। इसके बाद में बालक मठ में पढ़ने जाता था। जैसे बालक ने प्रव्रज्या संस्कार हुआ उसका, और वो सामनेर, श्रमण या सिद्ध विहारिका में पढ़ने के लिए चला गया। शिक्षा का प्रारंभ 6 से 8 वर्ष की उम्र तक 6 से 8 वर्ष की उम्र से माना जाता था। शिक्षा का मूल केंद्र मठ हुआ करते थे। बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ पे होती थी? मठों में। ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा का क्या प्रारूप था? प्रारंभिक शिक्षा का प्रव्रज्या संस्कार सबसे पहले होता था। प्रव्रज्या संस्कार, प्रव्रज्या का अर्थ ही होता है बाहर जाना। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में विस्तृत वर्णन दिया गया है। और 3 वचन लेता था बालक, और जब शरण त्रयी ग्रहण करता था, जो मठ के बड़े उपाध्याय, सबसे मुख्य उपाध्याय के चरणों में शरण त्रयी लेता था, तो इन 3 मंत्रों को बोलता था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, और इसी के साथ इसका मठ में प्रवेश हो जाता था। फिर उसके बाद में मठ के प्रवेश के बाद में 10 शिक्षापदानी, उसे 10 उपदेश फॉलो करने होते थे, जिनमें अहिंसा, चोरी न करना, शुद्ध आचरण, असत्य न बोलना,
समय पर आहार लेना, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, भूमि शयन या निंदा न करना, भूमि शयन करना और निंदा न करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, नृत्य व संगीत आदि से दूर रहना, सोना चांदी और कीमती वस्तुएं दान न लेना। क्योंकि गुरुकुल प्रणाली में और बौद्ध प्रणाली में दोनों में ही छात्र भिक्षाटन से उनकी जीविका चलती थी। जो स्टूडेंट होते थे भीख मांगते थे और उसी से उनका पेट भरता था और शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उसमें क्या है कि उन्हें ऐसा निर्देश दिया गया कि सोना चांदी आदि कीमती वस्तुएं दान में ना लें, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के बाद लगभग 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती थी और लगभग 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। प्रवज्ञा संस्कार के बाद मठ में प्रवेश होता था, परीक्षा होती थी फिर उसके बाद में, और जो योग्य होता था उसका चयन होता था उच्च शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती थी और लगभग 20 से 25 वर्ष की आयु तक चलती थी। फिर उच्च शिक्षा यहाँ पे समाप्त हो जाती थी। ठीक है। फिर अगर उच्च शिक्षा के बाद में स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन होते थे। एक ऑप्शन में गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है या आजन्म भिक्षु बनना चाहता है, आजीवन बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है। तो जो स्टूडेंट जिन्हें अपने घर परिवार में जाना है या नॉर्मल लाइफ जीनी है तो वो गृहस्थ जीवन में चले जाते थे, उनकी वहीं पे पढ़ाई ख़त्म उच्च शिक्षा के बाद में। लेकिन जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे आजीवन, वो फिर एक और परीक्षा देते थे। फिर उस परीक्षा में अगर पास होते थे तो फिर उनका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। फिर उन्हें भिक्षु की शिक्षा दी जाती थी। उसके लिए वह खुद गुरु का चुनाव करते थे, अपने लिए गुरु चुनते थे कि ये मेरे गुरु हैं। फिर उसके अंडर 8 वर्ष तक भिक्षु की शिक्षा लेते थे। फिर सामनेर और भिक्षु बनने के बाद वह अध्यापन के योग्य हो जाते थे या धर्म की शिक्षा के योग्य हो जाते थे या फिर संघ मठ के स्थायी सदस्य बन जाते थे। जैसे ये उपाध्याय है ना, तो ये आजन्म भिक्षु होंगे। इन्होंने आजीवन बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय लिया होगा। ये परीक्षा पास करके संपदा संस्कार करके 8 साल तक पढ़ाई करके फिर ये इस योग्य बने होंगे। ठीक है। उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, जबकि कुछ छात्र भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे, जिसके लिए उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सामनेर को 10 प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त 8 प्रतिज्ञा और लेनी होती थी। जो मठ में प्रवेश के दौरान 10 प्रतिज्ञा होती हैं ना, 10, उसके अलावा 8 और, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। इसे उपसंपदा संस्कार कहते थे। ठीक है। बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र, बौद्ध काल में मठों और विहारों में ही शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय इसके मुख्य केंद्र थे और अन्य थे तक्षशिला, ओदंतपुरी, जगद्दला, मिथिला, नादिया। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 2 भागों में बट गया था, एक तो महायान और दूसरा हीनयान। तो नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था और वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला जो है इसकी स्थापना करवाई थी पाल नरेश धर्मपाल ने। ये जीके में मोस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका सीटेट, सिर्फ सीटेट यूपी टेट एसटेट से ही मतलब नहीं है, ये ओवरऑल जीके में आता है। अब देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। तो प्राथमिक शिक्षा की अवधि होती थी लगभग 6 वर्ष होती थी। ठीक है। तो इस 6 वर्ष में क्या सिलेबस होता था कि सर्वप्रथम सिद्धरस्त नामक पोथी जानते हो ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, वही वाली पोथी, पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान, इसमें पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान दिया गया था। बालक को पढ़ना और लिखना सिखाते थे सबसे शुरू में। तो फिर उसे 5 विधाएं सिखाते थे। 5 विधा में शब्द विद्या जिसमें व्याकरण सिखाते थे, चिकित्सा विद्या जिसमें औषधियों का ज्ञान सिखाते थे, शिल्प विद्या जिसमें व्यावसायिक शिक्षा सिखाते थे, हेतु विद्या जिसमें तर्क करना सिखाते थे, आध्यात्म विद्या इसमें धार्मिक शिक्षा देते थे।
तो ये सिलेबस होता था प्राथमिक शिक्षा का। ठीक है, अब देखते हैं उच्च शिक्षा का क्या सिलेबस होता था। उच्च शिक्षा की अवधि 8 वर्ष की होती थी, लगभग नहीं होती ही थी। सामान्य ज्ञान, इसमें सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, दर्शन। ठीक है, और विशिष्ट ज्ञान में खगोल शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। ये देखो, बौद्धकालीन शिक्षा लगभग आधुनिक शिक्षा में भी पूरी तरह से मिल रही है। ठीक है, अब जो व्यक्ति, जो छात्र बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे, उनकी भिक्षु शिक्षा में क्या पाठ्यक्रम होता था, तो उसमें होता था, अवधि होती थी 8 वर्ष की, और बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य, बौद्ध दर्शन, इसमें धर्म से ही संबंधित शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि वह उसे भिक्षु बना रहे होते थे, बौद्ध भिक्षु, तो उसे बौद्ध धर्म का पूरा ज्ञान दिया जाता था पूरे 8 वर्ष तक। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, शोभंत, विनय और धम्म, इन सब को पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब ये तो हो गए नॉर्मल पाठ्यक्रम, लेकिन इस पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी कौशलों, जो कि हमें खाने कमाने का काम दें, ऐसे कौशल भी शिक्षा में समावेश किए गए थे। कला में जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, और कौशल में कताई, बुनाई, रंगाई, और व्यवसाय में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य यानी व्यापार, इस सब की भी शिक्षा पढ़ाई करवाई जाती थी, ताकि लोग आगे चल के अपने लिए व्यवसाय कर सकें और खाने कमाने का कुछ उपयोगी हो शिक्षा। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षण विधि क्या होती थी बौद्ध काल में। बौद्ध काल में बोलचाल की भाषा थी पाली। कौन सी भाषा थी? पाली। अतः इसी को शिक्षण का माध्यम बनाया गया। बोलचाल की भाषा थी पाली, उसी भाषा में पढ़ाई करवाई गई। शिक्षण प्राय मौखिक होता था ज़्यादातर। कुछ प्रमुख शिक्षण विधियाँ निम्नवत थीं: प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर करके पढ़ाना, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद एवं तर्क विधि, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, देश भ्रमण विधि और शास्त्रार्थ, जो कि आज भी प्रचलित हैं उच्च शिक्षाओं में। ठीक है, अब बौद्धकालीन समय शिक्षा में स्त्री शिक्षा की स्थिति क्या थी कि बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षु रूप में प्रवेश लेने वाली पहली महिला बुद्ध की विमाता महाप्रजापति गौतमी थी। यानी महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी ना, महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने कहा था गौतम बुद्ध को कि मुझे भी बौद्ध भिक्षु बनना है या बौद्ध धर्म की शिक्षा लेनी है, तो वह ही पहली औरत बौद्ध भिक्षु बनी थी। मठ विहार में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था। उन्हें भी भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध काल की कुछ फेमस जो बौद्धकालीन स्त्रियाँ रही हैं, विद्वान विदुषी, उनके नाम हैं ये: शील भट्टारिका, विजयांका, प्रभुदेवी, रानी नायानिका, रानी प्रभावती गुप्त, ये राजनीतिक विदुषी थी। संघमित्रा धर्म विशेषज्ञ थी। आदि इस युग की विदुषी महिलाएं थी। तो इन औरतों की विद्वता और बौद्ध धर्म की शिक्षा से यह पता चलता है कि बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन व्यक्ति बौद्ध धर्म में शिक्षा लेने के योग्य नहीं होता था, यानी अयोग्य माना जाता था। सरकारी नौकर को अधिकार नहीं था कि वह बौद्ध धर्म की शिक्षा ले। चांडाल को नहीं था, डाकू कैदी को भी नहीं था, और ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता ने आज्ञा न दी हो। अगर किसी के माता पिता ने अपने बच्चे को आज्ञा नहीं दी कि जाके पढ़े, तो उसका एडमिशन ही नहीं लेते थे वो। ठीक है, और कोढ़ी को, तो इन लोगों को बौद्ध धर्म में शिक्षा के लिए अयोग्य माना जाता था। अब हम देखते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वैदिक कालीन शिक्षा, जो कि बौद्ध धर्म से पहले की शिक्षा प्रणाली थी, और अब बता रही हूँ बौद्ध कालीन शिक्षा। तो इन दोनों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं समानताएं।
बौद्धकालीन शिक्षा में लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति, और वैदिक कालीन शिक्षा में भी निर्वाण की प्राप्ति, वो अपने हिसाब से और ये अपने हिसाब से, ठीक है। शिक्षा की प्रारंभिक आयु बौद्ध काल में लगभग 8 वर्ष, वैदिक काल में भी लगभग 8 वर्ष। शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से, यहाँ प्रवज्या संस्कार से और यहाँ उपनयन संस्कार से, तो दोनों में ही संस्कार, धर्म और संस्कार जुड़े हुए थे। और बौद्धकालीन शिक्षा में भी भिक्षाटन और वैदिककालीन शिक्षा में भी भिक्षाटन, यानी बौद्धकालीन के भी स्टूडेंट भिक्षा मांग के लाते थे, उनकी दिनचर्या थी डेली की, और वैदिक काल के भी गुरुकुल वाले भी भिक्षा मांग के लाते थे। असमानताएं थी कि बौद्ध धर्म का प्रचार मकसद था। बौद्ध धर्म की शिक्षा में बौद्ध धर्म का प्रचार ही उसका मकसद था कि हम शिक्षा देंगे, जितने लोगों को शिक्षा देंगे उतना ही हमारे धर्म का प्रचार होगा। ब्राह्मण धर्म का प्रचार मकसद नहीं था, इन्हें प्रचार नहीं करना था, धर्म पढ़ाना था, लेकिन इनका उद्देश्य नहीं था कि हम इसका प्रचार करें, ठीक है। संघ का वर्चस्व था, यहाँ गुरु का वर्चस्व था, यहाँ गुरु को ही सब कुछ मानते थे। शिक्षा समुदाय प्रधान थी, यहाँ पे समुदाय को लेकर चलते थे पूरे को, और शिक्षा परिवार प्रधान थी, यहाँ कुलीन परिवार ही पढ़ सकते थे, ठीक है। कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर, बौद्धकालीन शिक्षा बाद में विलासिता की ओर बढ़ती चली गई, और इधर वैदिककालीन शिक्षा में जीवन सादगीपूर्ण था और सादगीपूर्ण ही चलता रहा, ठीक है। उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य। बौद्धकालीन शिक्षा में क्या था कि जो बाद में स्टूडेंट उच्च शिक्षा के बाद में अगर भिक्षु शिक्षा लेता है तो वो फिर हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य रहेगा। लेकिन वैदिककालीन शिक्षा में समावर्तन संस्कार के बाद जीवन में प्रवेश, ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी, ठीक है। संघ में पुरुष व स्त्री साथ रहते थे। बौद्धकालीन शिक्षा में पुरुष व स्त्री एक साथ रहकर पढ़ते थे। गुरुकुल में साथ रहना अनुमेय नहीं था। वैदिक काल में स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं रह सकते थे। बौद्धकालीन शिक्षा में माध्यम था पाली भाषा या जनभाषा, यानी जो बोली जा रही थी वो ही शिक्षा की भाषा थी। लेकिन वैदिक काल में माध्यम थी संस्कृत भाषा, ठीक है। और बौद्ध काल में जाति धर्म से परे ही थी। बौद्ध काल की सबसे बड़ी विशेषता अगर कहें तो यही है कि बौद्धकालीन शिक्षा जाति और धर्म से बिल्कुल परे थी। हर कोई पढ़ सकता है, जिसका मन हो पढ़ लो, ठीक है, सबके लिए खुले दरबार। लेकिन वैदिककालीन शिक्षा में क्या है कि जाति पर आधारित थी। यहाँ शूद्र तो पढ़ ही नहीं सकते, कहीं स्त्रियाँ नहीं पढ़ सकती, और सबके अपनी अपनी कैटेगरी बना के रखते थे कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा में संघ का विद्यालय पर नियंत्रण होता था, संघ ही चलाता था पूरी प्रक्रिया को। और वैदिककालीन शिक्षा में गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त होते थे, गुरु ही जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। आगे की वीडियो में मैं मध्यकालीन शिक्षा के बारे में बताऊंगी। ये सीरीज़ अब लगातार चलती रहेगी। आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।